हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 11 का आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसका हम नाम मोल कंसेप्ट, और ये मोल कंसेप्ट हमारे केमिस्ट्री का बेसिक्स है। ये फंडामेंटल चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको हर जगह इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इसको सीखे आप फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मीन्स अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हर चैप्टर में आपका इसका यूज़ होगा ही होगा। इसीलिए इसको फंडामेंटल चैप्टर बोलते हैं। तो आपका 11th ही नहीं 12th में भी आप जाएंगे, बोर्ड्स में भी, तो इसका एप्लीकेशन आता ही आता है। इवन आपके रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास, आयनिक वेट, चार्ज, जितने भी आएंगे सब में इसका यूज़ होगा ही होगा। तो आज हम सीखेंगे मोल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और मोल कितने तरह से मोल्स निकाला जा सकता है, तो इसके बारे में सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मोल के बारे में सीखते हैं। मोल है क्या? एक्चुअली मोल को अगर हम अपने डेली लाइफ समझें तो जैसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करने जाते हैं, तो मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप करेंसी देते हैं। करेंसी के रूप में क्या यूज़ करते हैं? मेनली हमारा तो रुपीज़ है, तो रुपीज़ को यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे एज ए करेंसी यूज़ हुआ, कुछ भी खरीदना हुआ रुपीज़ के फॉर्म में लेते हैं। तो उसी तरह केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग किसी भी चीज़ का लेन देन करना है, कोई रिएक्शन कराना है, तो वो हम क्या करेंगे? मोल के फॉर्म में कहेंगे। तो हम मोल को कह सकते हैं केमिस्ट्री की दुनिया का ये करेंसी है। तो इसको समझने के लिए कि इस करेंसी का यूज़ कैसे करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। तो जैसे हम लोग कहीं जाते हैं मार्केटिंग करने, तो वहाँ पे क्या करते हैं? टेबल लेना हुआ, चेयर लेना हुआ, या कोई फल लेना हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम लेते हैं, क्या बोलेंगे कि हमको 1 डजन दीजिए या 1 दर्जन दे दीजिए। तो 1 दर्जन में कितना आता है? 12। तो हमको पता है कि 1 दर्जन में कितना आएंगे, नंबर कितना आएंगे? 12। हमेशा यही दिमाग में रहता है। तो उसी तरह केमिस्ट्री की दुनिया में हमसे बोला जाए कि मोल में 1 मोल में कितना नंबर होता है, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल में हमारा मोल जो है ये नंबर के फॉर्म में जब है, तो हमारा 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर आएगा। जैसे हमेशा हम ध्यान देते हैं कि मोल में दर्जन में हमारा 12 आएगा, तो हमको वैसे ही इसको ध्यान रखना है। 1 मोल में हमारा नंबर आएगा 6.023 इंटू 10⁻23, और ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको बार बार ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है और इतना कन्वीनियंट भी नहीं होता। तो इसको लिखने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एन नॉट और एन ए। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो ये जो नंबर है ये कितना बड़ा नंबर है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमको इस नंबर को काउंट करना हो 1 नंबर पर सेकंड के हिसाब से, तो हम इस नंबर को टोटल काउंट करने में 10⁻16 ईयर लग जाएंगे। एक इंसान की लाइफ 100 ईयर में अगर बहुत ज़्यादा हुई तो, लेकिन 10⁻16 ईयर मतलब कई जन्म लग जाएंगे अगर इसको गिनना हुआ हो। तो ये तो फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कितना बड़ा नंबर है। क्या ये हमारे पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन कितना बड़ा है? नहीं, उससे भी ज़्यादा है। क्या अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है उससे उतना है? उससे भी ज़्यादा है। तो आखिर ये है कितना? अगर हमको दिमाग में इसका विजुलाइज करना हो, इमेज बनाना हो कि ये नंबर होता कितना बड़ा है, तो हमारे पूरे अर्थ पे, पूरे बायोस्फीयर में जितना वाटर है, अगर उसको हम लीटर में काउंट करें तो लगभग शायद इसके बराबर आ जाए। तो ये इतना बड़ा नंबर है। तो इसी बेस पे एक बार किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि आपको अगर 1 मोल रुपीज़ दे दिया जाए, तो जैसे 1 डजन में 12 होते हैं, तो वैसे 1 मोल में कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। दिमाग में इसको बैठा लीजिए। जहाँ 1 मोल में कितना नंबर, तो हम बोलेंगे इतना, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि बार बार ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। तो हमसे बोला जाए कि अगर आपको 1 मोल रुपीज़ दे दिया जाए, तो 1 मोल रुपीज़ में कितना रुपीज़? 6.023 इंटू 10⁻23। अगर इतना रुपीज़ आपको दे दिया जाए और आपको इसको स्पेंड करना हो किस रेट से? 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर सेकंड की स्पीड से अगर आप इसको स्पेंड करें, मगर मतलब आपको ये इतना अमाउंट दे दिया जाए, 1 मोल रुपीज़ दे दिया जाए, आपको 1 लाख पर सेकंड की स्पीड से आपको इसको स्पेंड करना होगा, तो इसको खर्च करने में कितना टाइम लगेगा?
तो आइए इसको सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव 1 मोल रुपीज़ यू हैव टू स्पेंड इट एट द रेट ऑफ 1 लाख पर सेकेंड, then how many year you will take to spend all the money। तो पूरे पैसे को खर्च करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि हमारा रेट जो है 1 लाख पर सेकंड की स्पीड से। 1 लाख पर सेकंड बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग 1 सेकंड में 1 लाख खर्च करने के लिए सोच सकते हैं। अगर उस स्पीड से खर्च किया है तो इसको स्पेंड करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारा 1 मोल रुपीज़ में कितना है अमाउंट, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसको हमको क्या करना है, स्पेंड करना है कितने टाइम में, ये हमको पता करना है। तो रेट क्या है हमारा 1 लाख पर सेकेंड, तो 1 लाख में ये हमारा 1 लाख हुआ, ठीक है। अब 1 लाख है तो इसमें ये कितना हो गया, 10 टू पावर 5। अब देखिए ये हमारा 10 टू पावर 5, इसको स्पेंड करना है हम 1 मिनट में कितना। अब इसको हम 1 घंटे में ले लिए, और हम इसको 1 दिन में ले लिए, और पूरे ईयर में ले लिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग आएगा 1.9 इंटू 10 टू पावर 20 के आसपास आएगा, सॉरी 10 टू पावर 10 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर करके चेक कर लीजिएगा, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये इतना ईयर लगेगा, मतलब इतने मनी को स्पेंड करने के 1 लाख पर सेकंड के रेट से करेंगे तो इतना ईयर लगेगा। तो मतलब समझना, इस पैसे को खर्च करने में हमें कई साल लग जाएंगे। तो ये इतना बड़ा अमाउंट है। तो ये बताइए कि अगर हमसे बोला जाए कि ये तो मोल है, मोल में ये नंबर होता है, अब इस नंबर में ये किसी भी चीज़ का नंबर हो सकता है, कोई एटम है तो हम बोलेंगे, अगर मान लेते हैं हम सोडियम एटम बोलें, तो हम बोलें एक सोडियम एटम में 1 मोल सोडियम में कितने एटम, तो 1 मोल सोडियम में बोलेंगे कितने एटम, तो बोलेंगे हम लोग 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। फिर हमसे पूछा जाएगा कि 1 मोल अमोनिया में कितना, तो हम बोलेंगे इतना ही क्या होगा। अमोनिया एक क्या है, मॉलिक्यूल है, कई एटम मिलके कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा मॉलिक्यूल। तो 1 मोल अमोनिया में इतना एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर हमसे बोला जाए 1 मोल क्लोराइड आयन है, तो इसमें कितना क्लोराइड आयन का कितना क्लोराइड आयन हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इतना क्लोराइड आयन, मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आयन हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन में हमारा हो जाएगा यही एवोगैड्रो नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये बात आया कि ये 1 मोल जो इतना नंबर है वो आया कैसे। तो हुआ क्या, ये इतना बड़ा नंबर है तो इसको ऐसे नहीं चेक कर सकते, मैनुअली कैलकुलेट नहीं करते। तो हम इसको चेक करने के लिए एक मेथड यूज़ किया गया जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो या मास स्पेक्ट्रोग्राफी। उससे हम क्या करते हैं, इस 1 मोल को काउंट करते हैं। जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट करने जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो हमारे अंदर RBCs WBCs तो लाखों में होती हैं, तो उसको कैसे वो थोड़ा सा ब्लड लेके काउंट कर लेते हैं। एक स्लाइड लेते हैं, छोटा स्लाइड बनाते हैं, उस स्लाइड में देखते हैं इतने एरिया में कितने RBCs या WBC, तो हम फिर हमारे पूरे बॉडी का वॉल्यूम से कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में इतना होगा, उसी बेसिस हिसाब से। तो उसी तरह मास स्पेक्ट्रोग्राफी से हम लोग क्या करते हैं कि इस नंबर को काउंट करते हैं, वो मैनुअली काउंट नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तब हम जानेंगे कि ये मोल कैसे डिसाइड किया गया, क्या कुछ तो इसका स्टैंडर्ड होगा डिसाइड करने का। तो हुआ क्या कि जो हमारा कार्बन 6 है, कार्बन 6 जो कार्बन 12 है, उसका आइसोटोप्स को लेके हम क्या किए, उस पर सबसे पहले उसी को लेके हम लोग क्या किए, काउंट किए मास स्पेक्ट्रोग्राफी से। तो हमको पता चला कि उसमें हमारा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हमारा नंबर है। तो हमसे एक क्वेश्चन आया
कि ये आइसोटोप पहले क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हो। जैसे कार्बन है, इसका जो आइसोटोप्स होगा एटॉमिक वेट डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम। तो इसके 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है C612, C613, C614। तो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके। तो ये 3 जब आइसोटोप्स होते हैं तो हम लोग इसको क्यों लेके चलें। तो हमारे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि हम जब मोल में नंबर काउंट कर रहे थे कि किसी सब्सटेंस को लिए, अब उसको काउंट किए मास स्पेक्ट्रोग्राफी से, तो हमको पता चला कि उसमें इतने नंबर ऑफ एटम है। तो हम क्या किए, तो किस में काउंट किए थे, ये कार्बन 12 में। तो हम कार्बन 12 लो के क्यों चलें। तो पहला क्वेश्चन ये है, जब कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं तो पहले हम कार्बन 12 को ही क्यों लेके चले, और कार्बन 12 तो छोड़िए, हम कार्बन को ही क्यों लेके चले। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम कोई भी ले सकते थे, यहाँ कार्बन ही क्यों लें। उसका रीज़न ये है कि कार्बन क्या है, कार्बन ईजिली अवेलेबल है, हमारे चारों तरफ बहुत हमेशा मैक्सिमम चीज़ें कार्बन की बनी हुई है। और दूसरा रीज़न है कि कार्बन में ये जो C12 है ये स्टेबल होता है, और जो चीज़ स्टेबल है हम उस चीज़ को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। और ये जो C14 है ये रेडियोएक्टिव होता है, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको लेके नहीं चलते। जैसे आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी को काउंट करने का स्टैंडर्ड क्या है, जैसे अगर मान लीजिए पैसे के बारे में स्टेबिलिटी हमसे पूछा जाए आप कितने अमीर हैं, तो हम बोलेंगे एक स्टैंडर्ड बना लिए कि हम मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी इन लोग से ज़्यादा अमीर है या कम अमीर है, क्योंकि ये स्टेबल है, ये स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो हम कंपेयर उसी से करते हैं जो स्टेबल है। तो इसीलिए हम लोग ये कंपेरेटिव ये स्टैंडर्ड क्या मान के चले हैं, C12 ये स्टेबल है और इजीली अवेलेबल है, हर जगह हमारे चारों तरफ कार्बन अवेलेबल है, तो इसलिए हम कार्बन 12 को लेकर चले। ठीक है, तो ये है कि हम 12 का अगर C12 का 12 ग्राम आइसोटोप लेकर चलें तो हमको कितना मिलेगा, एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कार्बन, ये मोल नंबर क्या होता है और ये कैसे इतना नंबर काउंट किया गया। तो फिर इसका डेफिनेशन आया कि आखिर मोल होता क्या है। तो मोल है कि जितना C12 एटम में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उतना ही वही क्या होता है, हमारा मोल होता है, एक मोल होता है। C12 आइसोटोप के में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो एक मोल के बराबर होता है, यही हमारा मोल होता है। क्योंकि हम ये नंबर कहाँ से आया है, ये आया है C12 कार्बन एटम को काउंट करने बाद, किससे, मास स्पेक्ट्रोग्राफी से। तो ये नंबर इतना आया। तो मोल हुआ क्या, मोल वही हुआ कि जब C12 कार्बन एटम को हम काउंट किए तो जितना नंबर ऑफ एटम आया वो हमारा क्या हो गया, 1 मोल के इक्वल हो गया। तो मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मच एज नंबर ऑफ पार्टिकल एज नंबर ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप समझ, आइसोटोप भी समझ गए। वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आइसोटोप्स आया तो आपको बता दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग मोल काउंट करना सीख गए थे, एक मोल में कितने नंबर होते हैं, कितना चार्ज होता है एक मोल में। अब हम नंबर ऑफ मोल निकालना सीखेंगे। जैसे हमसे बोला गया कि 1 डजन में टोटल नंबर 12 होते हैं, तो हमसे पूछा था अगर कोई नंबर दिया जाए तो उसमें कितने डजन है, काउंट कर लेंगे ना। जैसे अगर हमसे बोल दिया जाए कि टोटल हमारे पास 96 पेंसिल्स हैं, तो 96 पेंसिल्स हैं तो उसमें कितने डजन पेंसिल्स होंगे। तो 96 में हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमको 8 डजन नहीं आ जाएंगे। तो वैसे ही अगर हमको नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है या आयन दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो क्या हम उसमें कितने नंबर ऑफ मोल है वो निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमसे बोल दिया जाए कि अगर एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हमारा नंबर होता है, तो हमसे बोला जाए कि कोई भी XYZ जो भी पार्टिकल, अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे उस पर, तो उस पर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे नंबर ऑफ क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमको नंबर को अगर 100 नंबर दिया हुआ है उसमें हमको डजन निकालना है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो अगर कोई नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ मोल है उसका जो फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ एटम, आयन और चार्ज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसको बोलते हैं Na। और इस Na की वैल्यू क्या होती है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या है हमारा Na के इक्वल है। तो कहीं भी हमको नंबर ऑफ मोल निकालने की जरूरत पड़े, हमको नंबर ऑफ एटम, आयन या चार्ज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल जो है वो ग्राम का एटम का, आयन का, चार्ज का वो दिया रहता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारा टर्म्स है उसको यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो नंबर ऑफ मोल है, अगर हमारा नंबर ऑफ मोल किसी एटम का निकालना हो तो हम यूज़ करेंगे वर्ड ग्राम एटम। नंबर ऑफ मोल, इसके लिए 3 टर्म यूज़ करेंगे। अगर ये हमको एटम का निकालना हो तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड टर्म होता है इसको हम बोलेंगे ग्राम एटम। अगर हम इसका मॉलिक्यूल का निकालना हो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। अगर हम यही हमारा आयन के लिए निकालना हो तो हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्राम आयन। ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, ठीक है, इसको तो ध्यान रखिए। अगर कहीं ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन आ जाए तो इसका मतलब यही है कि हमसे नंबर ऑफ मोल्स की ही बात किया जा रहा है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में उलझाने के लिए ये सारे टर्म्स दे दिए जाते हैं, तो आप लोग उसको देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, इफ in a substance there are 3.01 into 10 to power 20 into 10 to power 20 atoms are present, then find the number of mole। तो क्वेश्चन पर फिर से रिपीट कीजिएगा, इफ इन अ सब्सटेंस देयर आर 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 एटम्स हमारे दिए हुए हैं, तो हमको क्या निकाल, देन फाइंड द नंबर ऑफ एटम। तो हमको नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ एटम की बात कर रहे हैं, ये एटम का नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारा 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 दिया हुआ है, इसको 6.023 होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 6.02 ही लेके चलते हैं और 10 टू पावर 23 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 और ये कैंसिल होके 10 टू पावर 3 हमारा यहाँ बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.2 और 10 टू पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू पावर -3 हो जाएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 5.0 इंटू 10 टू पावर -4। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारा 0.5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी हम लोग मोल्स के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको सीख लेते हैं। वो ये है कि हम लोग वॉल्यूम किसी गैस का कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम किसी गैस का निकालना है तो हम PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है जो हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ेंगे, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम यहीं से क्या करते हैं, PV = nRT, यहाँ से किसी गैस का वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ से गैस का वॉल्यूम जो निकलता है, हमारे 1 मोल अगर कोई गैस है उसका वॉल्यूम से पूछा जाए तो हम बताएंगे 22.4 लीटर। ध्यान रखिएगा, जैसे 1 मोल में कितना नंबर था, एवोगैड्रो नंबर के ऊपर था 6.02 10 टू पावर 23, तो वैसे 1 मोल वॉल्यूम का गैस कितना होगा, 22.4 लीटर। इसका कंडीशन क्या है, जब NTP हो या RTP हो, ठीक है। NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर,
तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर माना जाता है ये होता है, टेम्परेचर नॉर्मल माना जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये एनटीपी स्टैंडर्ड लेवल की बात है, और प्रेशर हमारा 1 atm, और आरटीपी क्या है, इंडिया के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इंडिया में रूम टेम्परेचर हमारा माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो होता है हमारा 1 atm ही होता है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करके 273 से ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 273 केल्विन, और इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 298 केल्विन। तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो इसी की वैल्यू यहाँ अगर नंबर ऑफ मोल 1 रख दें, आर की जो वैल्यू होती है 0.0821 होता है, इन सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो 22.4 लीटर होता है। आर की वैल्यू इतना कैसे होता है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे गैस स्टेट तो वहाँ पे इसको हम मतलब प्रूव करके दिखा देंगे, कैलकुलेट करके निकाल देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम मेनली सीख रहे हैं क्या, वॉल्यूम। तो हमसे पूछा जाए कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 22.4 लीटर। तो हमसे अगर नंबर ऑफ मोल निकालना हो, अब नंबर ऑफ मोल निकालना हो कि इसका कोई गैस का वॉल्यूम दे दिया गया तो उसका नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल। कब, जब हमको निकालना हो किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये भी लीटर में ही होगा। जैसे नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल रहे थे जब हमको एटम आयन चार्ज दिया गया था तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते थे, जो नंबर है उसे डिवाइड कर देते थे, वैसे ही नंबर ऑफ मोल हमको निकालना हो जब किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो गया तो हम 1 मोल में कितना वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, यहाँ पे ये एनटीपी या आरटीपी पे दिया होता है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल गैस का भी निकाल लेंगे और इस पर न्यूमेरिकल और थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फिर से रिवाइज करा के आपको क्या करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करा देंगे, हल्का सा एक बार ब्रीफ रिव्यू दे के इस पर न्यूमेरिकल करा देंगे। तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ मोल से वेट कितना होता है उसकी बात करेंगे, तो आपका ये मोल्स आपके क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। फिर इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम लोग आगे करेंगे।